नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं कुछ जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों, क्या आप हमारी पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या के बारे में जानते हैं? यह उनकी जनसंख्या द्वारा जीवों की सूचियों का संग्रह है, जबकि अधिकांश संख्या अनुमानित है। वे विशेषज्ञों द्वारा अपने क्षेत्र में बनाई गई है। प्रजाति जनसंख्या एक विज्ञान है जो जनसंख्या पारिस्थितिकी और बायोग्राफी के दायरे में आता है। व्यक्तियों की गणना जनगणना द्वारा की जाती है, जैसा कि पाइपिंग प्लोवर के लिए किया जाता है। ट्रांसेक्ट विधि का उपयोग करना, जैसे कि माउंटेन प्लोवर के लिए किया गया है और 2012 में उपग्रह द्वारा शुरू सम्राट पेंगुइन के साथ इस तरह से गिना जाने वाला पहला विषय है। सभी प्रजातियों में से 99% से अधिक, जो 5 बिलियन से अधिक प्रजातियों की राशि है जो कभी पृथ्वी पर रहती थी, उनके विलुप्त होने का अनुमान है। पृथ्वी की वर्तमान प्रजातियों की जनसंख्या का अनुमान 1 करोड़ से 14 मिलियन तक है, जिनमें से लगभग 1.2 मिलियन का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है और 86% से अधिक का अभी तक वर्णन नहीं किया गया है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार वर्णित प्रजातियों की संख्या 18,99,587 आंकी गई है। 2000 से 2009 में प्रतिवर्ष लगभग 17,000 प्रजातियों का वर्णन किया गया है। अज्ञात जीवों की कुल संख्या अज्ञात है, लेकिन अकेले समुद्री माइक्रोबियल प्रजातियों की संख्या 2 करोड़ हो सकती है। इस कारण से मात्रात्मक प्रजातियों की संख्या हमेशा वर्णित प्रजातियों की संख्या से पीछे रह जाएगी और इन सूचियों में निहित प्रजातियां चयन सातत्य के पक्ष में होती है। अभी हाल ही में मई 2016 में वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन प्रजाति होने का अनुमान है, जिसमें 1% का केवल 1000वां भाग वर्णित है। पृथ्वी पर संबंधित डीएनए आधार जोड़ों की कुल संख्या 5.0 से 1037 अनुमानित है और इसका वजन 5 अरब टन है। इसकी तुलना में जीवमंडल का कुल द्रव्यमान 4 TTC जितना होने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि ट्रिलियन मिलियन टन कार्बन। जुलाई 2016 में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज से 355 जीनों के एक सेट को बरामद किया है। शायद सूक्ष्मजीव विज्ञान में सबसे डरावनी संख्या रोगजनक सूक्ष्मजीवों से संबंधित है। दुनिया भर में हर साल 16 मिलियन लोग संक्रामक बीमारी से मरते हैं और इनमें से कई मौतों को रोका जा सकता है। हर 12 व्यक्ति में से लगभग 1 या दुनिया भर में 500 मिलियन लोग क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के साथ जी रहे हैं और प्रतिवर्ष नए क्लैमाइडियल संक्रमणों की अनुमानित संख्या लगभग 5 मिलियन है, जो दक्षिण कोरिया की जनसंख्या से अधिक है। जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इतना शक्तिशाली विष पैदा करता है कि 3 ग्राम यूनाइटेड किंगडम की आबादी को मारने के लिए पर्याप्त है और 400 ग्राम ग्रह पर सभी को मार सकता है। कुल मिलाकर मानव रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और हेलमिंथस सहित की 1400 ज्ञात प्रजातियां हैं। हालांकि यह एक बड़ी संख्या की तरह लग सकता है, मानव रोगजनकों की संख्या माइक्रोबियल की कुल संख्या का 1% से भी कम है। ग्रह पर प्रजातियां इस बिंदु पर वास्तव में प्रजाति का गठन करने के बारे में प्रश्नों को अनदेखा करते हुए माइक्रोबियल प्रजातियों की कुल संख्या के अनुमान में बेतहाशा भिन्नता होती है, जो कि कम से कम 1,20,000 से 10 लाख अधिक है। दूसरा, दोस्तों, क्या आपको पता है विश्व का सबसे युवा राष्ट्र कौन सा है? दक्षिण सूडान। जी हाँ दोस्तों, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट नेशन साउथ सूडान 2012 की दक्षिण सूडानी डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ पोस्ट वॉर फिल्म है, जिसका सह निर्देशक मैथ्यू लेरिच और विक्टर पेसेंटी द्वारा किया गया है और ब्रूस डनलप एंड एसोसिएट्स एपिडेमिक प्रोडक्शंस और एक्सपीडिशनरी प्रोडक्शंस द्वारा सह निर्मित है। 9 जुलाई 2011 को सूडान से 60 वर्षों के गृह युद्ध के बाद दक्षिण सूडान से एक नए राष्ट्र के उद्भव के बारे में फिल्म दस्तावेज
दक्षिण सूडान को अक्सर विश्व के सबसे युवा राष्ट्र के रूप में नामित किया जाता है, जहां की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। फिल्म 5 दक्षिणी सूडान युवा के अनुभवों और आशाओं के बारे में बताती है। फिल्म की शूटिंग साउथ सूडान में हुई है। फिल्म का प्रीमियर 28 अप्रैल 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। फिल्म को 30 अगस्त से 9 सितंबर 2012 तक लंदन, इंग्लैंड में अफ्रीका वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। तब फिल्म को एक उपग्रह चैनल के माध्यम से पूरे अफ्रीका में प्रसारित किया गया था। तीसरा, दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्तमान में राजतंत्रों की सूची कहाँ और कितनी है? अर्थात हमारे पूरे दुनिया में राजशाही घराने कितने हैं? जी हाँ दोस्तों, यह वर्तमान राजशाही घरानों की एक सूची मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2022 तक दुनिया में 43 संप्रभु राज्य हैं, जिनमें एक राजशाही राज्य के प्रमुख के रूप में है। एशिया में 13, यूरोप में 12, अमेरिका में 9, ओशनिया में 6 और अफ्रीका में 3 है। राष्ट्रमंडल क्षेत्र किंग चार्ल्स, 15 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, द बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस सोलोमन के सम्राट है। द्वीप समूह तुवालू और यूनाइटेड किंगडम वे ब्रिटिश साम्राज्य से विकसित हुए राष्ट्रमंडल राष्ट्र के भीतर पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य में जो एक ही राजा को राज्य के प्रमुख के रूप में बनाए रखते हैं। अन्य राष्ट्रमंडल देशों के विपरीत जो या तो आश्रित है या गणराज्य है या एक अलग ही शाही घराना है। अन्य यूरोपीय संवैधानिक राजतंत्र अंडोरा, बेल्जियम, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स का साम्राज्य, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन पूरी तरह से लोकतांत्रिक राज्य हैं, जिनमें सम्राट की सीमित या बड़े पैमाने पर औपचारिक भूमिका होती है। एंडोरा सभी मौजूदा राजशाही के बीच अद्वितीय है, क्योंकि यह एक द्वैध शासन है जिसमें राजकुमारी फ्रांस के राष्ट्रपति उर्गेल के बिशप द्वारा साझा की जाती है। यह व्यवस्था राजतंत्रों के बीच एक अनोखी स्थिति पैदा करती है, जैसे न तो सह राजकुमार एंडोरन वंश का है, एक विदेशी देश के आम नागरिकों द्वारा चुना जाता है, लेकिन एंडोरान्स द्वारा नहीं, क्योंकि वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। यूरोपीय मिश्रित राजशाही लिechtenstein और मोनाको संवैधानिक राजतंत्र है, जिनमें राजकुमार एक निरंकुश सम्राट की कई शक्तियों को बरकरार रखता है। उदाहरण के लिए 2003 का संविधान जनमत संग्रह लिechtenstein के राजकुमार को किसी भी कानून को वीटो करने की शक्ति देता है और जिसे लैंड टैक्स प्रस्तावित करता है, और इसके विपरीत प्रिंस किसी निर्वाचित सदस्य या सरकारी कर्मचारी को उनके पद से नियुक्त या बर्खास्त कर सकता है। मुस्लिम राजशाही ब्रुनेई, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में निरंकुश सम्राट रहते हैं। उन्हें मिश्रित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसका अर्थ है किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व निकाय है, लेकिन सम्राट अपनी अधिकांश शक्तियों को बरकरार रखता है। मलेशिया और मोरक्को संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन उनके सम्राट अभी भी यूरोपीय समकक्षों की तुलना में अधिक पर्याप्त शक्तियां रखते हैं। पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया संवैधानिक राजतंत्र भूटान, कंबोडिया, जापान और थाईलैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, जहां सम्राट की सीमित या औपचारिक भूमिका होती है। अन्य संप्रभु राजशाही भूगोल या राजशाही के वर्ग के आधार पर 5 राजतंत्र उपरोक्त समूह में से एक में फिट नहीं होते हैं। पोलिनेशिया में टोंगा, दक्षिणी अफ्रीका में इस्वातिनी और लेसोथो और माल्टा का सार्वभौम सैन्यादेश और यूरोप में वेटिकन सिटी। इनमें से लेसोथो और टोंगा संवैधानिक राजतंत्र है, जबकि इस्वातिनी और वेटिकन सिटी निरंकुश राजतंत्र है। इस्वातिनी की तेजी से एक द्वैध माना जा रहा है। राजा या नगवेन्यामा अपनी मां एंग्लो वुकाती के साथ साथ राज्य के दोहरे प्रमुखों के रूप में शासन करते हैं।
गैर संप्रभु राजशाही। एक गैर सार्वभौम राजशाही या उपराष्ट्रीय राजशाही वह है जिसमें राजशाही राजनीति का मुखिया और स्वयं राजनीति एक संप्रभु राज्य के अधीन हो। मलेशिया के गैर संप्रभु राजशाही संयुक्त अरब अमीरात और युगांडा के राज्य इसके उदाहरण हैं। कंबोडिया के राजा रानी सोमा से वंश का दावा करते हैं, हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड पोस्ट अंगकोर अवधि में बाधित है। 7वीं शताब्दी के अंत से गोर्म द ओल्ड तक डेनिश राजशाही में उत्तराधिकारी की संभावित रेखा पर कई सुझाव मौजूद हैं। जापान, जिसे जापान के इंपीरियल हाउस के तहत एक संवैधानिक राजतंत्र माना जाता है, पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पौराणिक सम्राट जिम्मू के साथ हुई थी। हेराल्ड फेयरहेयर के वंश के आधार पर नॉर्वे के सम्राट, जिन्होंने 1872 में दायरे को एकजुट किया। कैथोलिक सम्राटों से वंश द्वारा स्पेन के राजा अंततः कैस्टिले और लियोन और आरागन की उत्तराधिकारी की रेखाओं को जोड़ते हैं। 1701 के निपटान अधिनियम के अनुसार यूनाइटेड किंगडम और राष्ट्रमंडल क्षेत्र के सम्राट हनोवर की सोफिया से वंश के आधार पर सिंहासन प्राप्त करते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप स्पैम के बारे में जानते हैं? अजीब है ना। स्पैम हार्मेल फूड्स कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया डिब्बा बंद पका हुआ पोर्क का एक ब्रांड है। यह 1937 में हॉर्मेल द्वारा पेश किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग के बाद दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की। 2003 तक स्पैम को 6 महाद्वीपों के 41 देशों में बेचा गया और 100 से अधिक देशों में ट्रेडमार्क किया गया है। स्पैम की मूल सामग्री मुख्य रूप से पोर्क शोल्डर और हैम, नमक, पानी संशोधित आलू, स्टार्च, चीनी और सोडियम नाइट्रेट हैं। उत्पादन लाइन पर इसके टिन्स में खाना पकाने के दौरान प्राकृतिक जिलेटिन बनता है। वसा, सोडियम और परीक्षकों की उच्च सामग्री के कारण स्पैम के पोषण संबंधी गुणों के बारे में चिंता जताई गई है। स्पैम ने लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित किया है, जिसमें एक मोटी पाइथन स्किट भी शामिल है जिसने नाम को कई बार दोहराया, जिसके कारण अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेशों, विशेष रूप से ईमेल का वर्णन करने के लिए इसका नाम का उधार लिया गया है। यह कभी कभी ऑस्टिन के स्पामारमा जैसो त्योहार में मनाया जाता है। 5 जुलाई 1937 को हॉर्मेल द्वारा स्पैम की शुरुआत की गई थी। अमेरिका में ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फूड एंड ड्रिंक में कहा गया कि उत्पाद का उद्देश्य पोर्क शोल्डर की बिक्री बढ़ाना था, एक कट जो अच्छी तरह से नहीं बिका। स्पैम की सामग्री विविधता और बाजार के अनुसार भिन्न होती है। स्पैम क्लासिक किस्म के वे प्रकार हैं: हैम, नमक, पानी संशोधित आलू, स्टार्च, चीनी और सोडियम नाइट्रेट के साथ सुअर का मांस। सीधी हिंदी में इसमें ऊर्जा 1300 कैलोरी, प्रोटीन 13 ग्राम है, कुल वसा 27 जी है, संतृप्त वसा 10 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम है, सोडियम 1369 मिलीग्राम, कोलेस्ट्रॉल 70 मिलीग्राम है, विटामिन और खनिज 1% विटामिन, 1% कैल्शियम, 5% आयरन, 3% मैग्नीशियम, 9% पोटेशियम और 10% जिंक है। यू और 5% तांबा है। आधिकारिक स्पैम वेबसाइट स्पैम उत्पादों के कई अलग अलग स्वादों को सूचीबद्ध करती हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादों के अलावा स्पैम को 12 औंस मानक आकार से छोटे टिन में बेचा जाता है। स्पैम एकल भी उपलब्ध है, जो स्पैम क्लासिक या लाइट के एकल सैंडविच आकार के स्लाइस हैं जो रिटोर्ट पाउच में सील किए गए हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप जापान के वेंडिंग मशीन के बारे में जानते हैं? जापानी वेंडिंग मशीनों के बारे में जो आप नहीं जानते वह है, इनके बारे में कई कहानियां हैं। उन्होंने मिथक को अफवाहों और सुनी सुनाई बातों के आधार पर विदेशों में एक किंवदंती जैसी स्थिति प्राप्त की है। वेंडिंग मशीन जापान का प्रतीक बन गई। कई जापानी टोक्यो, ओसाका और साप्पोरो जैसे प्रमुख शहरों के कंक्रीट के जंगलों में तेजी से भागते जीवन का एक भौतिक अवतार है। कुशल ट्रेनों, सुविधा स्टोर और वेंडिंग मशीनों द्वारा कई लोगों के तंग शेड्यूल पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जापान लगभग निर्दोष तरीके से
दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी को लागू करने में सक्षम है। आप एक टैबलेट के साथ एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हैं, दोस्ताना रोबोट वाले होटल में जांच कर सकते हैं और जब आप अपना व्यवसाय करते हैं तो टॉयलेट में संगीत बजा सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में इतना कुछ हासिल करने के वाले समाज के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दुनिया भर के लोग जापान की वेंडिंग मशीनों से क्यों आकर्षित है। अज्ञात के बारे में ज्ञान के लिए, इस संबंध को ठीक करने के लिए, या कुछ सामान्य ज्ञान आपके बारे में है। पहला, जापान में देश भर में 5 मिलियन से अधिक वेंडिंग मशीनें हैं। दूसरा, जापान में प्रत्येक 23 लोगों के लिए लगभग एक वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीनों की कुल वार्षिक बिक्री $60 मिलियन है। नई वेंडिंग मशीनों के लिए अधिक रिक्तियां नहीं हैं। यदि सभी जापानी वेंडिंग मशीनों को अगल बगल में रखा जाए तो वह कितनी दूर बढ़ेंगी। यही सब बातें सब सोचते हैं। 5 लाख यह एक बड़ी संख्या। यह जानकर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जापान में दुनिया भर में वेंडिंग मशीनों का घनत्व सबसे अधिक है। आप कुछ को एक पंक्ति में या समर्पित वेंडिंग मशीन बैंक में एक साथ पंक्तिबद्ध देख सकते हैं। यह तथ्य जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से आया है। जापान दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। इसकी एक बड़ी आबादी है, लेकिन भूमि द्रव्यमान के रास्ते में इतना ज़्यादा नहीं है। उपलब्ध वेंडिंग मशीनों की मात्रा उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अच्छी तरह से साझा नहीं करते। $60 लाख, यह कुछ गंभीर बदलाव है। अधिकांश वेंडिंग मशीन लेन देन 100 और 200 येन के बीच होते हैं। $60 मिलियन अमेरिकी डॉलर 100 येन के सिक्कों का एक समूह है। मुझे उस आदमी पर दया आती है जिसे उन सभी सिक्कों को ढोना पड़ता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे उस गरीब बैंक टेलर के लिए खेद है जिसे उस डिपॉजिट को प्रोसेस करना है। नई वेंडिंग मशीनों के लिए अधिक रिक्तियाँ नहीं है। आपने सही पढ़ा दोस्तों, यानी कि आपने सही सुना। अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सनक को भुनाना और जापान में अपनी खुद की वेंडिंग मशीन खरीदना एक अच्छा विचार होगा, और ईमानदारी से यह वास्तव में एक अच्छा विचार है, क्योंकि किसी के स्वामित्व में बाधा अविश्वसनीय रूप से कम है। जापान में लगभग कोई भी इसे कर सकता है। दुर्भाग्य से आप भाग्य से बाहर हो सकते हैं। 2017 तक यह बताया गया कि आप जापान में वेंडिंग मशीन स्थापित करने के लिए कोई और स्लॉट उपलब्ध नहीं है। अजीब है ना दोस्तों, यानी कि इतनी सारी वहाँ पे वेंडिंग मशीन हो गई है कि वहाँ पे और जगह ही नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि आप अपने घर में वेंडिंग मशीन रखना चाहते हैं? मजाक था। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।